चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक स्पेशल टाइप का ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है वेयर, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेयर शेयर्ड, अब आपको पता ही है शेयर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हियर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पीसीज। अब यहाँ पे ये होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में आपने सुना पढ़ा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो दोनों स्पीसी हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल तरीके की चीज़ हो रही है। यहाँ पे एक ही स्पीसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी स्पीसी नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, where shared pair of electrons are contributed by one species but shared by both। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पीसी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ हियर जो एटम होता है विच कंट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है उसको हम बोलते हैं डोनर, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दे रहा है। और जो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन्स का डोनर, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। और एटम विच ओनली शेयर्स, जो सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ शेयर करता है। यानी कि यहाँ पे अगर ये डोनर है तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करके शेयर कर देगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट लुईस लुईस एसिड, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चलिए, अब जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं, इस तरीके से एरो के का यूज करके, इस तरीके के एरो का यूज करके हम दिखाते हैं, बाय एन एरो विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर, जो डोनेट कर रहा है, डोनर से हम पॉइंट करेंगे टू द एक्सेप्टर एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे BF3 का, ठीक है। अब BF3 में आपको पता है कि यहाँ पे जो बोरोन होता है, दिस इज सॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। और कैसे कमी होती है देख लेते हैं। ये B है, ये F है, और ये F है, और ये F है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसका 7 हो गया, यहाँ पे इसके पास 7 होते हैं, क्लोरीन के पास ये 7। अब बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, 1 2 3। इस तरीके से आप देखोगे हमारे पास क्या है, जो बोरोन है, जो कि यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, उसके पास हो गए हैं टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, इट इज सॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट लुईस एसिड।
ठीक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो टू कंप्लीट ऑक्टेट, अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है ताकि स्टेबिलिटी आए, तो इट शेयर्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। तो NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। यहाँ पे मैं बना देता हूँ लाइक दिस। ये है लोन पेयर, किसके पास है ये है आपके पास अमोनिया में नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है उसको शेयर कर देगा। ठीक है, चलिए इन अमोनिया, और होगा क्या, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी आप बोल सकते हो। गॉट इट। चलिए अब ये चीज कैसे हो रही है उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये आपका मैंने क्या दिखा दिया है, ये मैंने आपका अमोनिया दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने B, ये F और ये F। अब इसमें आपको पता ही है क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ये 2, इसके पास 2 की कमी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बोरॉन इसको शेयर कर लेगा अपने साथ, और कैसे शेयर करेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका B है, ये F है, ये F है और ये F है। चलिए तो यहाँ पे ये 2 हो चुके हैं, ये 2 हो चुके हैं, ये 2 हो चुके हैं, और ये 2 भी इन्होंने क्या कर लिया है, बोरोन ने नाइट्रोजन वाले लोन पेयर को शेयर कर लिया है। और जब ये इसने ऐसा करा तो इससे आपका कैसा बॉन्ड बनेगा, इससे आपका कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। जैसे ये तो सब बॉन्ड हो ही चुके हैं। नाइट्रोजन वाला अगर आपको देखना है तो नाइट्रोजन वाला कैसा होगा, इस तरीके का, क्योंकि ये तो इसी का है ना लोन पेयर। ऑलरेडी नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है बोरोन का, बोरोन का 6 था, अब बोरोन का कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो इस तरीके से आपका एक बॉन्ड बन गया है, किस तरीके का, NH, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, और ये H, और यहाँ पे B, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F, ये हो गया, इस तरीके से दिखा रही। और यहाँ पे इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से इस एरो से क्या करेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे N क्या है, डोनर है, और बोरोन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का। और इस तरीके से आपने क्या दिखा दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया है बिटवीन अमोनिया एंड BH3। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल्स की ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें एग्जांपल होता है CO, इसमें भी आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। NO3 नेगेटिव, H3PO4, SO4 2 नेगेटिव, SO2 2 नेगेटिव, H4P2O7, H3PO4 3, Al2Cl6, एनहाइड्रस। ठीक है, ओजोन में भी होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, SO2Cl2 में भी होता है, SOCl2 में भी होता है, HiO3 में भी होता है, HClO4 में भी होता है, HClO3 में भी होता है, CH3NC में भी होता है, N2H5 पॉजिटिव में भी होता है, CH3NO2 में भी होता है, NH4 पॉजिटिव में भी होता है, और CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना है, बाय विदिन 2 डेज आपको इन सब के, ठीक है, आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज वगैरह गूगल हो गया, इधर उधर जो भी है, आपको क्या करना है,
इनके स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, यू हैव टू शो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये जहाँ से भी मिले देखना है और आपको ये असाइनमेंट होमवर्क कंप्लीट करना है। विद इन 2 डेज आपको सबमिट करना है। आज क्या डेट है, आज आपका टुडे इज 5 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त तक आप क्या करें, क्लास होने से पहले तक सबमिट कर दें। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या दिखाओगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दिखाना उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट COVALE कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि बाद में बहुत सारे जो मिक्सअप वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, सो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे आर हायर देन प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप बिल्कुल कोवैलेंट कंपाउंड्स ही बोलते हैं, उनसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड का। एंड और दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन प्योरली आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स से के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। दूसरी इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिनमें पोलैरिटी होती है, लाइक वाटर। ठीक है, बट दे आर रीडली, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर तो पोलर में नहीं हो रहे तो नॉन पोलर में होंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब एक और कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक कोवैलेंट कंपाउंड्स। लाइक कोवैलेंट कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिली, फैक्ट क्या मिला कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं जनरली। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, प्लस एक चीज और देखी गई है, देयर सॉल्यूशंस, अगर आप उनका सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर अगर आप उनको क्या करते हैं, फ्यूज्ड करते हैं, मतलब उनको मेल्ट करते हैं, and their fused masses, they do not allow passage to electricity। तो या तो उनका सॉल्यूशन की बात करो या फिर फ्यूज्ड मासेस, मतलब आपने उनको क्या कर दिया, मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब उनको गला दिया है, मेल्ट कर दिया है। दे डू नॉट अलाउ पैसेज टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। चलिए, वन मोर थिंग इज देयर बॉन्ड इज रिजिड। बॉन्ड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है एंड बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दस द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, दे शो आइसोमेरिज्म। क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, इस तरीके के आइसोमेरिज्म्स आपने सुने होंगे। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म ये शो करता है। ये तो थी आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में।
और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। बाकी जब आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत होमवर्क करेंगे, उससे भी आपको क्लियर होगा कि आखिर ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि आपका डोनर एटम होगा और दूसरा आपका एक्सेप्टर वाला एटम होगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की, यानी कि बॉन्ड्स में क्या होती है, पोलैरिटी देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कहें एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, अगर आप ये बात करते हैं कि ये 100% आयनिक बॉन्ड है या फिर 100% कोवैलेंट बॉन्ड है, सो दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडल सिचुएशन। आइडल सिचुएशन, ये आइडल सिचुएशन है जो होती ही नहीं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपका 100% कोवैलेंट बॉन्ड उसमें नहीं होगी या 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, तो कोई भी बॉन्ड आपका 100% नहीं होगा आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन रियलिटी नो बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और या फिर आयनिक। ठीक है, चलिए, तो इन रियलिटी नो बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयोनिक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब अगर बॉन्ड्स में पोलैरिटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डाइपोल बनेगा। डाइपोल बनेगा तो क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, एंड किसका प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस, जिसको आप D से रिप्रेजेंट करो, D बिटवीन, ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, उसी को आप क्या बोलोगे, वो डिस्टेंस हो गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका Q चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q। तो ये आपका डायपोल बना है, और डायपोल बना है तो और डिस्टेंस भी है। इस तरीके से आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगे, चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस का, तो वो आपको क्या दे देगा, डायपोल मोमेंट दे देगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो म्यू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिस म्यू और डायपोल मोमेंट क्या लिख सकते हैं, द डायपोल मोमेंट, द डायपोल मोमेंट इज मेजर्ड, किसमें मेजर की जाती है, इन डी बाई यूनिट्स, इसकी यूनिट क्या होती है, डी बाई होती है। ठीक है, कैपिटल डी, डी बाई यूनिट्स होती है, और 1 डी बाई और 1 कैपिटल डी इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10 रेज़्ड की पावर -30 कूलम मीटर। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, तो चार्ज मतलब कूलम हो गया, उसकी यूनिट हो गई, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, मीटर, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए, अगर डिवाई को आप कूलम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ दिस डायपोल मोमेंट क्या होता है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में इसका डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, नाउ दिस डायपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस्ड एरो। क्रॉस्ड एरो से हम डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब क्रॉस्ड एरो कैसा होता है, ये देखो ये एरो है और यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस्ड एरो। इसी से हम डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज पुट ऑन लुईस स्ट्रक्चर। इसको हम फिर कहाँ लगाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में प्लेस करते हैं, इसके मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, जो क्रॉस है इज ऑन पॉजिटिव एंड। तो जो पॉजिटिव एंड होगा डायपोल का, उसके पॉजिटिव एंड में हम क्रॉस वाला पोर्शन रखेंगे, एंड जो एरो हेड है, एरो हेड, ये जो है एरो हेड, दिस एरो हेड इज ऑन नेगेटिव एंड। तो जो नेगेटिव एंड होगा मॉलिक्यूल में, वहां पे ये एरो हेड आएगा, और जो पॉजिटिव एंड होगा मॉलिक्यूल में, वहां पे ये क्रॉस वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, जैसे आपका मॉलिक्यूल है HF। अब यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, और आपको पता है कि ये फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी जगह अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंड हो गया, और ये कैसा एंड हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, डायपोल बन गया है। अब आपको दिखाना है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, वो आप दिखाओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैसे, क्रॉस वाले को आप रखोगे पॉजिटिव एंड, दिस इज द पॉजिटिव एंड, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। सो कैसे दिखाओगे, नेगेटिव एंड, और ये कुछ गलत बना दिया मैंने, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आपका क्रॉस होगा, क्रॉस कहाँ पे होगा, पॉजिटिव एंड, और एरो हेड कहाँ पे होगा, नेगेटिव एंड। इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट को क्या करोगे, इंडिकेट करोगे। ठीक है, चलिए नाउ ये जो आपने यहाँ पे एरो बना रखा है, एरो, तो इस एरो की हम बात कर लेते हैं। नाउ दिस एरो क्या सिंबलाइज करता है, दिस एरो सिंबलाइजेस डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि जो एरो है दैट सिंबलाइजेस डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में थी इस मॉलिक्यूल में, और ये जो मॉलिक्यूल है HF का, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ शिफ्ट हो गया, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एरो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट की तरफ को शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं बात करूंगा अगर H2 की। H2 में आप देखो इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, और जो हमारा वो रहेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे रहेगा, वो बीच में ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बीच में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे डायपोल क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन इन रियलिटी डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरफ को, और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए। तो आप देख रहे हो इस एंड में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। ये देख रहे हो, ये आपके न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे भी आपको डायपोल देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डायपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब 100%, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
इन वैसे कैलकुलेशन हम क्या लेते हैं, डायपोल मोमेंट मतलब 0 मान लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक ही एटम दोबारा से रिपीट हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये कैसा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, दो एटम्स हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व। Now these symmetrical polyatomic molecules, they are not polar। वैसे थोड़ी बहुत पोलैरिटी तो रहती है, चाहे नेग्लिजिबल अमाउंट में, लेकिन थोड़ी बहुत रहती है। तो these are not polar, so they do not have any value of इसकी डायपोल मोमेंट, यानी कि म्यू। तो नॉट पोलर, इसलिए दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ म्यू। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्यों नहीं इनकी वैल्यू कुछ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये कम है, तो इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये C और O आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देख रहे हो आप ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल बनाऊं, अब यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्री है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, वो पोलर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे F है, और यहाँ पे भी F है। अब देख रहे हो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, देखो सिमेट्री आ रही, इधर से भी सिमेट्री, इधर से भी सिमेट्री देखने को मिल रही। तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, ये भी आपका नॉट या नॉन पोलर होगा, ठीक है, और ये सिमेट्री है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। जैसे B और F में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट आपने दिखा दिया। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे को, और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर होगा, तो यानी कि इस केस में भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। सिमेट्री में डायपोल मोमेंट 0 आने वाला है। अब एक और बस क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब ये तो हमारा क्या था, 2D, 2 डायमेंशनल, एक ही प्लेन में ये एटम्स लाई कर रहे थे, ये बॉन्ड्स। अब मैं 3 डायमेंशनल देखने वाला हूँ, CH H H और H। अब यहाँ जो 3 डायमेंशनल है, ये भी आपका कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। अगर आप इसको गौर से देखोगे इस मॉलिक्यूल को अच्छे से, तो इसमें भी आपको सिमेट्री मिलेगी, और जहाँ भी सिमेट्री मिलेगी वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डायपोल 0 के बराबर हो जाएगा डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, और यहाँ पे ये होगी। अब आप देख रहे हो 1 2 3 इनका जो डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट होगा वो इस डायपोल मोमेंट के क्या होगा, अपोजिट और इक्वल होगा। तो इस वजह से क्योंकि सिमेट्री भी है, तो अब ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं एक और मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, BeF2। अब यहाँ भी आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। कैसे, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट बॉन्ड्स के लिए आपने बना दिया। अब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इनका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और डायपोल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हमने डायपोल मोमेंट। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। Now, these unsymmetrical polyatomic molecules always have net value of mu। मतलब डायपोल मोमेंट की कुछ नेट वैल्यू इसके पास हमेशा रहेगी। तो अब ये हमेशा रहेगी वैल्यू, तो इसका मतलब दे आर पोलर इन नेचर, उनमें कुछ पोलैरिटी रहेगी, ठीक है। सो दे आर पोलर इन नेचर। नाउ इसके एग्जांपल है जैसे CH3, Cl, वाटर,
NH3 एक्सेट्रा। ये अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के क्या हैं एग्जाम्पल। चलिए, जैसे लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CH3Cl, तो ये C हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, और ये आपका H हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा Cl। अब आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा। आगे चल के आपको पता चलेगा टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है यहाँ पे आपको ये क्या है अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो सिमेट्रिकल हो जाता, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अनसिमेट्रिकल होता है, और अनसिमेट्रिकल होने के कारण अब देखो यहाँ पे ये इसका क्या होगा डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड के लिए, तो डायरेक्शन क्या होगी इस तरीके से होगी, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी इसी तरीके से होगी, और इसके लिए भी डायरेक्शन इसी तरीके से होगी। अब यहाँ पे आप देखिए Cl के लिए डायरेक्शन क्या होगी CCl, तो आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आपको इस CCl बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये मिलेगी। अब देखो इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा ऊपर की तरफ, और इसका रिजल्ट ये है ये भी ऊपर की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो म्यू की कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। तो म्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट की गई तो कितनी आई 1.86 डिवाइड डी। अब एक और मॉलिक्यूल दे रहा हूँ मैं लेट से वाटर, तो वाटर में आप देखोगे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। अब आपको पता है वो H डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, दूसरा इसकी डायरेक्शन ये होगी इस बॉन्ड के लिए। तो यहाँ से आप देखने को मिलेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये, और इसके लिए इसका मतलब इनके इसका क्या होगा डायपोल मोमेंट होगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1.84 डी, ठीक है। अच्छा अब NH3 का देख लेते हैं। NH3 के केस में ये N है, ये H है, ये H है, और ये आपका H है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन N और H में N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट तो आपने बना दिया, वेरी गुड, डायरेक्शन दिखा दिया है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट होगा ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके भी कुछ क्या होगी म्यू की वैल्यू होगी, और वो कितनी आती है 1.46 डिवाइड। तो अब म्यू से आप देख सकते हो वैल्यू से कि ये सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम पोलर होगा, ये ज़्यादा पोलर होगा, और ये और ज़्यादा पोलर होगा, तो इनकी वैल्यू से आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए दिखा दिया कि पोलैरिटी इनमें रहेगी। चलिए आप ऐसा करते हैं दो केसेस ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स NF3 एंड NF3, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किस में मतलब कौन ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने बनाया N को, उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये आपके क्या हैं, दे बोथ हैव पिरामिडल शेप। अच्छा ये पिरामिडल शेप अभी इसी चैप्टर में आगे चल के आप सीखोगे कि इनका पिरामिडल शेप क्यों होता है, ठीक है। अभी जस्ट ये जानिए कि इनका पिरामिडल शेप होता है। विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। इन ये जो कंपाउंड्स हैं दोनों में नाइट्रोजन कॉमन है, और नाइट्रोजन क्या होगा उसके ऊपर लोन पेयर्स होंगे, और इनका शेप कैसा होगा पिरामिडल शेप होगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द रिजल्टेंट म्यू डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज, क्या देखा गया, द रिजल्टेंट म्यू NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। तो क्या देखने को मिला, जो म्यू है डायपोल मोमेंट NH3 का वो NF3 से ज़्यादा मिला, यानी कि
डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा निकला, NH3 का ज़्यादा निकला। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट ये आपका ग्रेटर हुआ, तो ये ग्रेटर क्यों हुआ, क्वेश्चन ये उठता है। सो इसका कारण है बिकॉज इन केस ऑफ NH3 अमोनिया के केस में क्या होता है, ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर of electron, due to lone pair is in the same direction as the, किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट म्यू डायपोल मोमेंट ऑफ द NH bonds। ठीक है, whereas in NF3 के केस में क्या हो रहा था, आपका ये क्या था, अपोजिट था। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, बाकी सेंटेंस वही है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है और यहाँ पे NF3 के केस में क्या है, जो ऑर्बिटल डायपोल है अमोनिया का, और जो ऑर्बिटल डायपोल है ड्यू टू लोन पेयर वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देयरफॉर लो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, तो नेट आपका कम आएगा। देयरफॉर लो म्यू ऑफ NF3 इससे देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास क्या था, NH3 था एंड NF3 था। ठीक है, चलिए इसको ऐसा करके यहाँ पे समझ लेते हैं, शायद यहाँ पे बना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका NH3 और ये है आपका NF3। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके पास क्या होता है नाइट्रोजन, NH3 में होता है आपका लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर होता है NH3 में वो कहाँ पे होता है, वो ऑर्बिटल में होता है। कौन से ऑर्बिटल में होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो NH3 में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 1s2 2s2 और 2p3, यानी कि p ऑर्बिटल में क्या होगा, आपका लोन पेयर होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक चीज आती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, शेप तो पिरामिडल होता है, लेकिन ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ही तो कार्बन का होता था, है ना, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, शेप आपका कैसा है, पिरामिडल। तो जब शेप देखना होता है तो हम ये लोन पेयर को नहीं देखते, हम फिर इसको देखते हैं। और इसमें ये कैसा दिख रहा है आपका, ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, तीनों को जब हम मिलाएंगे और ऊपर एपेक्स से मिलाएंगे तो कैसा दिखेगा, आपको पिरामिड जैसा दिखेगा, 3D शेप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो लोन पेयर है वो किसमें को बिलोंग कर रहा है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है। ये आप इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर बाद मतलब लेटर ऑन पढ़ोगे। तो यहाँ पे लोन पेयर है, अब लोन पेयर में आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या है, दीज आर लोन पेयर्स। यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है आपको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो गया, तो इसका क्या होगा, एक ऑर्बिटल डायपोल होगा, ऑर्बिटल डायपोल होगा ड्यू टू दिस लोन पेयर। अभी लोन पेयर का ये हो गया, प्लस ये N और H का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, और डायपोल ऑर्बिटल डायपोल भी इस डायरेक्शन में। इस वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी वैल्यू आती है 4.90 × 10⁻³ कूलम मीटर। अब NF3 का केस अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपका ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन है तो उस पर क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। तो ऑर्बिटल डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, ऑर्बिटल डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर। लेकिन अगर आप देखोगे NF3 बॉन्ड्स
तो उनमें डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो नेट आपका क्या होगा, नेट आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका NH3 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट जो होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, इससे क्या डिटरमाइन हो सकता है, इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की अगर आपको ज्योमेट्री पता करनी है तो डायपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जस्ट एज all the covalent bonds have some partial ionic character, ionic character। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कोई भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है और कोई भी 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। अगर 100% कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर 100% आयनिक बॉन्ड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए। तो जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, जैसे HF है, तो इसमें क्या था, नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो देख रहे हो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा कैरेक्टर आ रहा था, आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, मैं भी आ रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो हमने क्या डिस्कशन करा है, हमने डिस्कस करा है कि ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड्स also have partial covalent character। ठीक है, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहेगा। इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड्स में भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहने वाला है। और इसके लिए जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसके लिए फजान ने अपना क्या दिया था, एक रूल दिया था। ठीक है, उस रूल को हम पढ़ेंगे और वो रूल हमें ये बताएगा, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें ये बताएगा कि मॉलिक्यूल्स में किसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है और किसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट है। अगर हम, जैसे आपके सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, तो जो ट्रांस आइसोमर होते हैं ये यूजुअली आप लोग सीखोगे व्हाट इज ट्रांस आइसोमर, व्हाट इज सिस आइसोमर। ठीक है, so trans isomers they usually possesses either a zero डायपोल मोमेंट, या तो जीरो डायपोल मोमेंट होगा, और अगर होगा भी तो कैसा होगा, वेरी लो वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की इन कंपैरिजन टू, अगर आप कंपेयर कर रहे हो इन कंपैरिजन टू सिस। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांस आइसोमर में आपकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू या तो जीरो होगी या बहुत ही कम होगी, और सिस फॉर्म में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फैजान्स रूल की। ठीक है, चलिए फैजान रूल की बात कर लेते हैं। यहीं पे आ जाते हैं, यहीं पे ओके। सो दिस इज फैजान रूल, यहाँ पे देखिए। चलिए
अब फैजान रूल पढ़ लेते हैं, क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन और इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। फैजान रूल किसके लिए है? तो ये बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन और इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर साइज आपका कैटायन का बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, देखिए स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कैटायन का साइज छोटा है तो कैटायन का साइज छोटा होने से, जैसे इसका साइज बड़ा है, कैटायन का साइज छोटा है, तो छोटा होने से क्या होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है, एनायन है। अब आपको पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। इसमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे आपको बाहर क्या दिख रहा होगा, बाहर आपको क्या दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ठीक है, अब पोलराइजिंग पावर का मतलब ये होता है, अगर ये साइज छोटा होगा तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे, और जब बहुत करीब होंगे तो यानी कि ये इसको क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर सकता है। क्या कर सकता है, अपनी तरफ पुल कर सकता है। और जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो कैसा हो जाएगा इसका शेप, इसका शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके का, दिख रहा है। ये जो स्पेरिकल शेप था वो किस तरीके का हो गया, इस तरीके का। तो यानी कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस तरफ को खींचे चले आए। अब आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बीच में आने का मतलब क्या है, बीच में आने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की क्या हो गई है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ आ जाती है, इन कोवेलेंट बॉन्ड आपकी क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, और शेयरिंग से ही बनता है। और शेयरिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट इज इन बिटवीन द एटम्स, ऐसा ही तो देखने को मिलता है। तो ऐसा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में अब आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ चुका है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में आने से ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई। और इस वजह से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए साइज छोटा होना चाहिए। बड़े साइज में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको, याला पॉइंट। साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट नेचर बॉन्ड का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस, कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के जो बाहर का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो ज़्यादा पोलराइज कर देगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिली। थैंक यू सर। ओके।